चलें जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमें एथिक्स और एथिकल कंसिडरेशंस को थोड़ा सा रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का कोई पोर्शन आता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हम उसको देख सकें। देखें, एथिक्स को प्राइमरली आप दो चीज़ों में यहाँ पे बाइफिकेट कर सकते हैं। एक है आपके पास आपका कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, और आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट। एट द सेम टाइम दूसरा एलिमेंट है आपके पास यहाँ पे आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स की बात करूं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करूं, यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है और आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स दूसरी तरफ आ जाता है। ठीक है, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स तो नॉर्मली आपका ऑडिट में, AAFR में, इन सारी जगहों पे काफी डिटेल में टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे प्राइमरली हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लाइंस, और दूसरा होता है यहाँ पे हमारा थ्रेड्स टू कंप्लाइंस। थ्रेड्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करूं तो उसमें हमारे पास क्या क्या शामिल है सर? इंटेग्रिटी शामिल है, हम किसी किस्म का झूठ नहीं कह सकते, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने आप को अटैच नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिविटी शामिल है, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम बाइस्ड नहीं हो सकते अपनी ज़ात के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट शामिल है, जहां पर हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ अगर एसोसिएटेड हो तो उसके लिए हमें गलत काम नहीं करना है। फिर हमारे पास फेमिलियरिटी शामिल है, अरे नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, देन वी हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये कुल मिला के हमारे पास जो है वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। और इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर जो थ्रेड्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं सर? एक है हमारे पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक है हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट। सेल्फ रिव्यू में जहां पर आप अपने किए हुए काम को रिव्यू करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट जहां पे आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। फिर आ जाता है हमारे पास फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी के बाद हमारे पास आ जाता है इंटिमिडेशन। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन और एडवोकेसी थ्रेट। अब देखिए, पेपर है MS2 का, ऑडिट का पेपर नहीं है। तो ऑडिट के जो सेफगार्ड्स हैं, टिपिकली जो बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस वाले सेफगार्ड्स हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे ज्यादातर। MS2 में अगर कभी आपके पास सवाल आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास सेफगार्ड्स किसके पर्सपेक्टिव से होंगे सर? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अगर सेफगार्ड्स होंगे तो वो सेफगार्ड्स होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो भाई, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस होते हैं, इनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या चीज अवेलेबल होती है, क्या रेमेडीज होती हैं सर? ये डिस्कशन कर सकते हैं अपने मेंटोर्स के साथ, सीनियर के साथ। ठीक है, ये लीगल एडवाइस ले सकते हैं, ये मामले को रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि विसल ब्लोइंग कर सकते हैं, और ये एट द सेम टाइम जॉब छोड़ सकते हैं, लीव द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो ऑडिट वाले सेफगार्ड्स हैं वो आपको इतना ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस में नहीं नजर आएंगे। MS2 के अंदर आप कंपनी के ऑडिटर नहीं होते। MS2 के अंदर या आप कंपनी के स्टाफ में शामिल होते हैं या आप उनके एडवाइजर होते हैं। तो बहुत हुआ, आप डिस्कशन कर लेंगे विद सीनियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई मेंटोर हो गया, कोई सीनियर अथॉरिटी हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई, आप ये कर लेंगे। लीगल एडवाइस हो गई, रिपोर्ट कर लेंगे, विसल ब्लोइंग, और आप कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना। ये 3-4 आपके पास सेफगार्ड्स होंगे, इससे ज्यादा सेफगार्ड्स आपके पास यहाँ नहीं होते। आप किसी सिचुएशन के अंदर अगर आए, क्या आप आपसे ये पूछता है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे कहाँ पे आके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं? इंटेग्रिटी को आप सच और झूठ से लिंक करो, ऑब्जेक्टिविटी को बायस से लिंक करो,
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर का मतलब जो काम मुझे आता है सिर्फ मैं वही करूं, और जब करूं तो अच्छे तरीके से करूं, ड्यू केयर के साथ करूं। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन करना, कोई बिजनेस सीक्रेट वगैरह आउट ना करने। और प्रोफेशनल बिहेवियर का यहाँ पे मतलब है ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को या अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को एज सच जो है वो किसी किस्म का डिसरिप्यूट पहुंचाए। ये वाली सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कवर्ड होती हैं। एट द सेम टाइम जो हमारा कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है या एक तरीके का आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट है। अब देखो आपके पास जो एथिक्स का सिनेरियो आएगा उसमें आपको कंपनी का कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स बनाना नहीं है, पूरा बनाने नहीं बैठ जाना है कि आपको एग्जामिनर ये कहे 10 नंबर का सवाल है भाई बैठ के कोड ऑफ एथिक्स बनाओ, बनाना नहीं होगा। या तो वो कोड ऑफ एथिक्स आपको बना के दे देगा और आपसे कहेगा यार गलतियां निकालो, कहाँ ऐसी चीजें हैं जो गलत है, जो कंपनी में होनी चाहिए और इस कोड ऑफ एथिक्स में शामिल नहीं है। तो आप उन्हें एथिकल ग्राउंड्स पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। एथिकल ग्राउंड्स पे किस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं, भाई जो लोग गलत कर रहे हैं उनका डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, जो सही कर रहे हैं उनकी सही करने की गाइडलाइंस क्या क्या है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा फेवर दिया जा रहा है, किसी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है चीजों के ऊपर। एक डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रॉपर रूल है या नहीं, डूज एंड डोंट सही तरीके से डिफाइन हुए या नहीं हो रहे, उसके पीछे जो बेसिस है वो फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी की बेसिस पर है या फेवरेटिज्म की बेसिस के ऊपर है। इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है। एक तो आपके पास असेसमेंट वाला मामला आ सकता है, असेसमेंट करें। दूसरा आपके सामने एक केस आ सकता है कि भाई ये कंपनी की गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इस बंदे से ये काम हो गया है, बताएं अब इसके हवाले से क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली आपके पास तरीकाकार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक प्रोसीजर आपके पास जो है वो डिफाइंड होता है। और अगर हम प्रोसीजरल टर्म्स में सोचे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंक्वायरी करनी है, आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, आपने लिसन बोथ साइड्स वाला मामला करना है, फिर उसके बाद आपने वार्निंग देनी है, और वार्निंग के बाद देन आपने पीनलाइज करना है, वार्निंग के बाद आपने पीनलाइज करना है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे जो है वो मामला होता है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ये वाली चीज आपके पास जो है वो आ सकती है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या तरीकाकार होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भाई आपकी रिस्क कमिटीज बनी हुई हों, कंपनी अपना रिस्क जो है वो रेगुलरली जो है वो इवेल्युएट करती हो, आपके रिस्क रजिस्टर्स बने हुए हों, प्रॉपर सिस्टम हो इंटरनल कंट्रोल्स का, बीओडी की कॉम्पोजिशन बहुत इफेक्टिव हो, बीओडी की कॉम्पोजिशन इफेक्टिव हो। और ये जो बीओडी की कॉम्पोजिशन इफेक्टिव है ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये सर हमें लॉ ने बताई हुई है, ये हम सीसीजी 2019 से यहाँ पर जो है वो चीजें लिख सकते हैं। ये आपके पास एरिया जो है उसमें आ सकता है। फिर एक चीज होती है विसल ब्लोइंग, कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय विसल ब्लो करने का सोच रहा है तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको कंसिडर कर लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी कंसिडरेशन हैं जो यहाँ पे उसे कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो अगर हम विसल ब्लोइंग की बात करते हैं, विसल ब्लोइंग की बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले आप मामले को अच्छे तरीके से इंक्वायर कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें। किसी की सुनी सुनाई बात पे विसल ब्लोइंग नहीं होनी चाहिए, एविडेंस ले लें उसका, आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस होने के बाद आप कंसिडर करें डिस्कशन विद मेंटोर। क्यों सर डिस्कशन क्यों करना है, भाई जब आप किसी की विसल ब्लोइंग करते हैं तो मुमकिनात है कि उसका करियर तबाह हो जाएगा, हो सकता है ये उसकी आखिरी जॉब हो। और अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है कि जो विसल ब्लो करता है उसका नाम पता चल जाता है, यहाँ वहां से किसी और से, ये सोर्स वो सोर्स, नाम पता चल जाता है। इवेंचुअली जब नाम पता चलेगा तो क्या होगा, आपके लिए वहां पे जीना मुश्किल हो सकता है, हो सकता है आपकी अपनी प्रमोशन रुक जाए, आपका अपना इंक्रीमेंट रुक जाए, आपके ऊपर सीईओ है वो आपका दुश्मन बन जाए, पर्टिकुलरली इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स, जनरल कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि भाई आप विसल ब्लोइंग करते वक्त इसको डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद इवैल्यूएट करें कि इससे डैमेज कितना होगा वर्सेस इसकी नीड कितनी है। अगर विसल ब्लोइंग करने का वाकई कोई ऐसा मैटर है कि ज्यादा डैमेज होने पे भी आप कहते नहीं यार ये रिपोर्ट होना चाहिए,
तो ही रिपोर्ट करें, वरना ना रिपोर्ट करें। ठीक है। और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में विसिल ब्लो किए बगैर भी गलत का साथ दे ही रहे हैं, तो फिर वहां पर लीव दी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल एक सही ऑप्शन होता है कि उस जगह से चले जाएं। यहाँ पे एक एम्बिट आपकी लीगल एडवाइस का भी आ सकता है कि आप लीगल एडवाइस ले लें और लीगल एडवाइस की मदद से इवैल्यूएट कर लें कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। सो ये पूरा कोड ऑफ एथिक्स का आपके पास जो है वो एम्बिट है। एक और चीज इसके अंदर होती है, वो है मिरर टेस्ट। कुछ किताबों में आपको मिरर टेस्ट भी मिलेगा। मिरर टेस्ट क्या है? मिरर टेस्ट ये कहता है हर चीज किताब नहीं बता सकती। कोई काम करने से पहले ये इवैल्यूएट करो कि क्या आप उसे पब्लिकली लोगों को बता सकते हैं। डू व्हाट यू कैन पब्लिकली टेल, या फिर जिसको करने के बाद यू कैन सी योर सेल्फ इन द मिरर, यू कैन सी योर सेल्फ इन द मिरर। आप पब्लिकली वो काम कर सकते हैं या फिर अपने आप को जो है वो देख सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर आती हैं। तो दो तरीके से ये टेस्ट हो सकता है। एक कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिनेरियो आ गया कि भाई कंपनी के डायरेक्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, इनसाइडर ट्रेडिंग से लाख सवा लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब आप बताएंगे इसने सही किया है गलत किया? गलत किया। उसने कंपनी की एक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया, उस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदे। उस वक्त सेलर को वो इंफॉर्मेशन नहीं पता थी जो बायर को पता थी, यानी दोनों आर्म्स लेंथ पर नहीं थे। अगर सेलर को पता होता वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है, सेलर शेयर्स बेचता ही नहीं, या इस रेट पे नहीं बेचता, ज्यादा वैल्यू पे बेचता। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पता थी जो पब्लिक को नहीं पता थी, आपने शेयर्स खरीद लिए उनसे, और जब वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई, लोग खरीदना है, आपने महंगे दामों बेच दिया उसको। तो आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया जो पब्लिक के पास नहीं थी, आपके पास थी। यानी आपने जस्टिफाइड बिहेवियर नहीं अपनाया, इक्विटेबल बिहेवियर नहीं अपनाया, और आपने इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। इसकी वजह से बोर्ड की जिम्मेदारी थी कंपनी को सही तरीके से चलाना, कंट्रोल स्टैब्लिश करना, स्ट्रैटेजी में पूरा उतरना, स्ट्रैटेजी फॉलो करने पर हेल्प करना, ये सब चीजें बोर्ड का काम था। आप वो छोड़ के जी प्रॉफिट टेयरिंग पे लग गए, प्रॉफिट टेयरिंग पे लग गए, आप जो है वो इस तरह के सारे मामलात में लग गए, इस तरीके की सारी सूरत हाल में लग गए। तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा गवर्नेंस का ब्रीच किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ब्रीच किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए था, उसका आपने ब्रीच किया, जो कि एक सही तरीका नहीं है। ये कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है। अगर मेरे पास आ जाता है मैं इस तरह से जवाब दे दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाता है भाई बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं इस तरीके से जवाब दे दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाता है कि भाई बोर्ड लेवल पे रिस्क असेसमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो जी कंपनी का एनवायरमेंट डायनामिक है, कंपनी का एनवायरमेंट एवर चेंजिंग है, माशरा कंपटीशन, लोगों की नीड्स, कस्टमर की प्रेफरेंसेस एवर चेंजिंग है। कभी आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, कभी चेंजेस, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है रिस्क बढ़ता जाता है। हर नया काम करेंगे आपको उसके अंदर रिस्क मिलेगा, लेकिन उस रिस्क को मिटिगेट करके चलना है, उस रिस्क को रिड्यूस करके चलना है, उस रिस्क को हेज करके चलना है। एक आपका एक फ्रेमवर्क होता है TARA, टारा फ्रेमवर्क, SPM और BMS में ही पढ़ाया जाता है। कभी कभी आप रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, ट्रांसफर कर दो इंश्योरेंस कंपनी को। कभी कभी आप रिस्क अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा है भाई हम नहीं ले सकते, हमारे रिस्क एपेटाइट में नहीं आएगा, रिस्क अवॉइडेंस कहलाती है वो। एक होता है रिस्क रिडक्शन, ऐसे कंट्रोल्स लगा के, इस तरह के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपना के आप रिस्क को रिड्यूस कर दें। और एक होता है एक्सेप्टेंस, कि भाई हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, ये है तो है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हुआ तो नुकसान उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। ये एक ऐसा रिस्क है जो होगा ही होगा, या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी होने की, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, दूसरे इस तरह के मामला किए जा सकते हैं। तो ये सारी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर मुझे CCG बताता है। कोड ऑफ एथिक्स में दो ही चीजें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और थ्रेड्स। MSA2 के लेवल पे सेफगार्ड्स में ऑडिट वाले सेफगार्ड्स नहीं आते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस वाले सेफगार्ड्स आते हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे लिखी हुई है। विसल ब्लो करते वक्त कौन कौन सी कंसिडरेशन आपको करनी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो चीजें कंसिडर करनी है। इसी एम्बिट के अंदर मोस्ट लाइकली आपका एथिक्स का एरिया जो है वो टेस्ट होगा बेसिकली। ये हमारा एथिक्स का एरिया है। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? सर ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस थियरी, ये ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस और फेयरनेस थियरी के अंदर यही आता है कि जो आपके बोर्ड
बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है या बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि वो शेयर होल्डर से ट्रांसपेरेंट रहें। जो भी बात है कंपनी का, जो भी मैटर है, वो अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करें। स्टेक होल्डर्स के साथ वो ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि वो उनकी चीजों को, उनकी दौलत को, उनके पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, बिकॉज दे आर दी स्टीवर्ड्स, दे आर दी केयर टेकर्स, दे आर दी एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो वहां पे बैठे हुए हैं। बोर्ड को शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को बोर्ड पे लाने के लिए। और फिर आपकी फेयरनेस थ्योरी में यह आता है कि आप फेयर रहें, उनके पैसे को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप अपनी जाती पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर यही चीज आपके कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो जाती है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, गुड गवर्नेंस में ये चीजें आ जाती हैं। आपके सामने हो सकता है एक सिचुएशन आ जाए इसमें डायरेक्टर ने एक सही फैसला नहीं लिया, डायरेक्टर ने उसके बहनोई की कंपनी बनी हुई थी, उससे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, तो आप कहेंगे यार ही इज नॉट बीइंग फेयर। अगर ये अपने लिए, अपनी जात के लिए कर रहा होता तो शायद इस प्राइस पे नहीं खरीदता, लेकिन इसने जो है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर होल्डर का नुकसान कर दिया। फिर ट्रूथफुलनेस भी नहीं है, फिर उसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, दिखाया भी नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑनेस्ट भी नहीं रहे, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। क्वेश्चन विल बी अबाउट डायरेक्टर्स एंड फाइनेंस हेड रिगार्डिंग एथिक्स। फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, फाइनेंस जो है वो हेड हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, बीओडी के लोग हो सकते हैं, इन लोगों के हवाले से सवाल आ सकते हैं सिनेरियो में बिल्ड होकर। कंपनी अगर कोई गलत काम कर रही है तो वो आ सकता है, भाई कंपनी गलत काम कर रही है, आपको बताना होगा कि जी कंपनी गलत काम कर रही है, नहीं कर रही। और गलत और सही की डेफिनेशन तो खैर हमारी काफी हद तक बेहतर है, हम ये तो एटलीस्ट असेस कर सकते हैं कि कंपनी गलत काम कर रही है, सही काम कर रही है। उसमें हमें बताना होगा कि हमारी गाइडलाइन क्या है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बुरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन्होंने सही किया है, नहीं किया, गलत किया है, सही, इस तरह की बात आपको बतानी होगी अपने आंसर में। ठीक है जी शहजाद, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? ये हमारा एथिक्स का सेगमेंट हो गया, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर कुछ सिचुएशंस में बिजनेस के एथिकल स्टैंड्स पूछ लेता है वो, देन इन दैट केस व्हाट अप्रोच शुड बी यूज्ड टू ड्राफ्ट द आंसर। देखिए आप ये देखें कि एक बिजनेस अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस गया है तो ये 5 प्रिंसिपल्स लगा लो। इंटेग्रिटी से काम कर रहा है, चलो ठीक है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो इंटेग्रिटी वाला काम कर रहा है? क्या वो ऑब्जेक्टिविटी वाला काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि बिजनेस अपने जाती फायदे के लिए शेयर होल्डर्स के पैसों का नुकसान कर रहा है, या कस्टमर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, या सप्लायर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, या एम्प्लॉइज के साथ गलत कर रहा है। देखो एक चीज होती है स्टेक होल्डर थ्योरी, आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ना आपका पार्ट, वो यही है कि आपके शेयर होल्डर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉइज, सोसाइटी एट लार्ज, नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग, गवर्नमेंट, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। कंपनी का एथिकल स्टांस सही है या गलत है, ये इस पर डिटरमिन होगा कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स का नुकसान तो नहीं कर रही, कंपनी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे एम्प्लॉइज को नुकसान हो रहा है, जिससे कस्टमर को गलत चीज पहुंच रही है, जिससे सप्लायर के साथ ज्यादती की जा रही है, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स चोरी किया जा रहा है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज और कार्बन फुटप्रिंट को बहुत बुरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे सोसाइटी को एट लार्ज नुकसान हो रहा है, जिससे झूठ बोला जा रहा है, करप्शन की जा रही है, ब्राइबरी ली जा रही है। अगर ऐसी चीजें हैं तो वो कॉर्पोरेट एथिक्स से बाहर है, गलत बात है। अगर नहीं है तो कॉर्पोरेट एथिक्स के अंदर की बात है। तो आपने इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर, ट्रूथफुलनेस के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, इक्विटी के ऊपर अपने क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है और देखना है कि किसी स्टेक होल्डर के साथ गलत तो नहीं हो रहा, एम्प्लॉइज के साथ, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, इन सब के साथ गलत तो नहीं हो रहा। राव साहब कहते हैं बीइंग एडवाइजर क्या करना चाहिए अगर कंपनी अनएथिकल काम कर रही है, सेफगार्ड्स इन दिस रिगार्ड। देखिए अगर आप बीइंग एडवाइजर हैं, आपसे बताया जा रहा है कि भाई बताओ क्या होना चाहिए, तो पहले तो आप बताएं क्या होना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये बता दें आप। फिर उसके बाद आपसे कहा जाए कि भाई आप रेकमेंड करोगे, अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो देखिए आपके लिए लीगल एडवाइस एक एलिमेंट है। अगर कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट गलत कर रही है, आप बोर्ड से डिस्कस करो। अगर बोर्ड ही गलत कर रहा है तो फिर आप लीगल एडवाइस लो कि यार ये चीज शेयर होल्डर्स तक कैसे पहुंचाई जाए। हो सकता है कोई लीगल एडवाइस आपको कहे कि शेयर होल्डर्स तक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर दें, कोई लीगल एडवाइस हो वो कहे नहीं पहले रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताएं, वो शेयर होल्डर्स को बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। यही सेफगार्ड हो सकता है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कंपनी के सीईओ को फायर तो नहीं कर सकते बीइंग एडवाइजर, यही काम कर सकते हैं, या तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे या सीनियर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे। अगर मैनेजर चोरी कर रहा है सीनियर मैनेजर को बताओ, सीनियर मैनेजर कर रहा है डायरेक्टर को बताओ, डायरेक्टर कर रहा है बोर्ड को बताओ, बोर्ड कर रहा है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ।
एक लीगल एडवाइस लेने के बाद। जी सलमान, ये कॉर्पोरेट एथिक्स है। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? चलिए जी। बगैर रिपोर्ट किए असाइनमेंट से बैकआउट हो जाए? नहीं, आप अपनी रिपोर्ट में तो सही बात लिखेंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके रिपोर्ट को देने से, आपकी चीज को रिपोर्ट करने से इंटिमिडेशन का थ्रेट आ जाता है, या आपकी जान को खतरा हो जाता है, दूसरी इस तरह की कोई चीज हो जाती है, आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। लीगल सिक्योरिटी पहले आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट को आगे दे सकते हैं। हो सकता है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप रिपोर्ट दे दें, वो छाप दे रिपोर्ट को, वो दे दे शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट। तो दैट्स हाउ इट शुड बी डन। इससे ज्यादा आपके पास सेफगार्ड्स नहीं है। डिस्कशन है, लीगल एडवाइस है, रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और लीविंग द असाइनमेंट है। कभी कभी होगा शेयर होल्डर भी मिला हुआ हो सकता है, वो कस्टमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कस्टमर को गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं, शेयर होल्डर को भी पता है, शेयर होल्डर भी मिला हुआ है, तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस है और कुछ ऊपर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे एथिक्स का सेगमेंट भी मुकम्मल हो गया।